गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 शीत युद्ध का दौर का पार्ट नंबर 3 रीड करेंगे। शीत युद्ध की प्रमुख सैन्य विशेषताओं पर ध्यान दें। इसमें दो महाशक्तियां और उनके अपने अपने गुट थे। इन परस्पर प्रतिद्वंदी गुटों में शामिल देशों से अपेक्षा थी कि वे तर्कसंगत और जिम्मेदारी भरा व्यवहार करेंगे। इन दोनों को एक विशेष अर्थ में तर्कसंगत और जिम्मेदारी भरा बर्ताव करना था। परस्पर विरोधी गुटों में शामिल देशों को समझना था कि आपसी युद्ध में जोखिम है, क्योंकि संभव है कि इसकी वजह से ही दो महाशक्तियों के बीच युद्ध ठन जाए। जब दो महाशक्तियों को उनकी अगुवाई वाले गुटों के बीच पारस्परिक अवरोध का संबंध हो तो युद्ध लड़ना दोनों के लिए विध्वंसक साबित होगा। दोनों जो महाशक्तियाँ थी, इनके अंदर हमने पढ़ा था कि जो धुरी राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्रों की अगुवाई में अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस ये मित्र राष्ट्र थे, और धुरी राष्ट्रों की अगुवाई जो है वो जर्मनी, इटली और जापान के हाथ में थी। इसलिए दोनों गुटों के अंदर तनाव था। विध्वंसक साबित होना था युद्ध अगर लड़ा जाए तो। इस संदर्भ में जिम्मेदारी का मतलब था संयम से काम लेना और तीसरे विश्व युद्ध के जोखिम से बचना। शीत युद्ध ने समूची मनुष्य जाति पर मंडराते खतरे को जैसे तैसे संभाल लिया। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दोनों महाशक्तियाँ विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। दुनिया दो गुटों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बंट गई थी। ऐसे में किसी मुल्क के लिए एक रास्ता यह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे। अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महाशक्ति के साथ जुड़ जाए कोई भी देश, दूसरी महाशक्ति तथा उसके गुट के देशों के प्रभाव से बच सके। परस्पर विरोधी गुटों के अपेक्षाकृत छोटे देशों ने महाशक्तियों के साथ अपने अपने जुड़ाव का इस्तेमाल निजी हित में किया। इन देशों को स्थानीय प्रतिद्वंदी देश के खिलाफ सुरक्षा का वायदा मिला, हथियार और आर्थिक मदद भी मिली। इन देशों की अपने पड़ोसी देशों से होड़ थी, कंपटीशन था। महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया के दो खेमों में बंट जाने का खतरा पैदा हो गया। ये विभाजन सबसे पहले यूरोप में हुआ। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया, जबकि पूर्वी यूरोप सोवियत खेमे में शामिल हो गया। इसलिए ये खेमे पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन कहलाते थे। पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन कहलाए। पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की स्थापना हुई 1949 के अंदर, जिसके अंदर 12 देश शामिल थे। इस संगठन ने घोषणा की थी, इसमें नाटो में जो देश शामिल थे वो इटली, पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, लैम्सबर्ग, स्पेन और ब्रिटेन, नॉर्वे, इस प्रकार से ये देश 12 देशों का एक ग्रुप था जिसको नाटो का नाम दिया गया था। एक संगठन की जो घोषणा थी वो उत्तर अमेरिका और यूरोप के देशों में से किसी एक पर हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। यानी नाटो के सभी देशों ने ये शर्त ली थी, किसी भी एक देश पर हमला होने पर सभी देश अपने आप पर हमला मानेंगे, तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मान लेंगे। नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। इसी प्रकार के पूर्वी संगठन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। इसको वार्सा संधि कहते हैं, पूर्वी संगठन। इसकी अगुवाई सोवियत संघ ने की थी। इसकी स्थापना 1955 में हुई, यानी वार्सा संधि। इसका मुख्य काम था नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का निर्धारण महाशक्तियों की ज़रूरतों और छोटे देशों के लाभ हानि के गणित से होता था। जैसा कि ऊपर बताया गया है, महाशक्तियों के बीच तनातनी का मुख्य अखाड़ा यूरोप बना था। मुख्य अखाड़ा यूरोप था। कुछ एक मामलों में यह भी हुआ कि महाशक्तियों ने अपने अपने गुटों में शामिल करने के लिए कुछ देशों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ की दखलंदाजी इसका उदाहरण है। सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और इस प्रकार के देशों में सोवियत संघ की सेना
की व्यापक उपस्थिति ने सुनिश्चित करने के लिए अपना प्रभाव जमाया कि यूरोप का पूरा पूर्वी हिस्सा सोवियत संघ के दबदबे में रहे। पूर्वी और दक्षिणी पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया। इन गठबंधनों को दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन, संधि संगठन और केंद्रीय संधि संगठन कहा जाता है। इसके जवाब में सोवियत संघ और साम्यवादी चीन ने इस क्षेत्र के देशों यानी मसलन और उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने संबंध मजबूत किए।